हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने हाइड्रोलॉजी में 3 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर चौथा है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन का बारे में तो मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। पहले चैप्टर में क्या होता है, ये कुछ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेक है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओशियन है। ठीक है, ये हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास ओशियन है। ये यहाँ पे क्या है, सन है। सन की रेज यहाँ पड़ेगी, ये वाली सरफेस, वाटर सरफेस क्या होगी, गर्म होगी। तो क्या होगा, यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाएगी, वार्म जो एयर होगी वो क्या होगी, ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होगा। क्लाउड फॉर्म होगा तो बारिश होगी। ठीक है, जो इस क्लाउड को लैंड की तरफ ले जाती है, लैंड की तरफ ले जाती है, उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कॉरिलियस फोर्स। उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कॉरिलियस फोर्स। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉरिलियस फोर्स। अब क्या होता है, कॉरिलियस फोर्स के कारण ये क्लाउड कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लाउड कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, बारिश करेगा। अब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट फेज में बारिश हुई, ठीक है, फर्स्ट फेज में बारिश हुई, मानो जैसे अगर दिल्ली विल्ली की बात करें तो अगर फर्स्ट फेज में जो बारिश हुई तो क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड होगा वो क्या होगा, बहुत ड्राई होगा। होता है ना गर्मियों में, समर के टाइम पे क्या होगा, ग्राउंड बहुत ड्राई होगा। ठीक है, सॉइल मतलब ड्राई होगा हमारा, ग्राउंड क्या बोलेंगे, सॉइल बोलेंगे। सॉइल हमारी क्या होगी, ड्राई होगी। ठीक है, क्या होगा, अगर पानी यहाँ आ रहा है लैंड पे तो ये पानी क्या होगा, बहुत जल्दी इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा ये पानी। ठीक है, ये पानी इन्फिल्ट्रेट होकर कहाँ चला जाएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सब सरफेस में चला जाएगा, सब सरफेस में चला जाएगा, सब सरफेस में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये क्या है, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। क्या सॉइल क्या होगा, सरफेस टू सरफेस चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या बात होगी, अगर ये सॉइल है यहाँ पे, ठीक है, सॉइल कब तक पानी लेता है, कब तक पानी एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल पानी एब्जॉर्ब करेगा सैचुरेशन लेवल तक। जितनी सॉइल की सैचुरेशन लेवल होगी, जितनी सॉइल की सैचुरेशन लेवल होगी वहाँ तक ये क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो इन्फिल्ट्रेट वाटर होगा, वो कहाँ चला जाएगा, जो इन्फिल्ट्रेट वाटर होगा वो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल में चला जाएगा। ठीक है, इन्फिल्ट्रेट वाटर ग्राउंड वाटर टेबल की तरफ जाने के लिए जो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, परकोलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, परकोलेशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परकोलेशन। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर पे क्या होता है हमारा, बेस फ्लो। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा आगे जाके स्ट्रीम में मिल जाएगा, लेक में मिल जाएगा, ओशन में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा परकोलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के बारे में, बाकी हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन में क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से पानी आया, बारिश आई, प्रिसिपिटेशन हुआ, पानी यहाँ से अंदर सॉइल में, सॉइल के अंदर क्या होता है, वाइट्स होते हैं ना, वाइट को फिल कर देता है सॉइल के वाइट्स को फिल कर देता है क्या, पानी। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन क्या है, सरफेस से सब सरफेस में पानी चला जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिखना, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर इनटू, द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस
इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। क्या कह रहा है ये कि द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे बारिश हुई और ये क्या चले गई, सब सरफेस से सब सरफेस की तरफ चली गई, ठीक है। यहाँ क्या होगा, नीचे क्या होगा, सब सरफेस में क्या होगा, सॉइल तो होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका सेकेंड पॉइंट लिखना है कि दिस इन्फिल्ट्रेशन वाटर used in increasing the moisture this infiltration water used in increasing the moisture of soil up to field capacity and extra water goes down and became ground water। क्या हो गया, द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन, इन्फिल्ट्रेशन वाटर कहाँ यूज होता है, इंक्रीजिंग द मॉइस्चर ऑफ सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी बोल दो, सैचुरेशन लेवल तक बोल, सैचुरेशन पॉइंट बोल दो। क्या होगा, जो सॉइल होगा कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जितना उसकी फील्ड कैपेसिटी होगी या उसका सैचुरेशन लेवल होगा, सैचुरेशन लेवल तक, ठीक है। सैचुरेशन लेवल तक क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो इनफिल्ट्रेट वाटर, वो क्या होगा, नीचे, यहाँ से नीचे ग्राउंड वाटर टेबल पे चला जाएगा, ठीक है। ये बोला गया इसमें, ठीक है, ये बोला गया इसमें। ठीक है, तो मैंने बता दिया था आपको, दिस इन्फिल्ट्रेशन वाटर यूज्ड इन द इंक्रीजिंग द मॉइस्चर ऑफ सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, फील्ड कैपेसिटी देखेंगे। जो फील्ड कैपेसिटी होता है, फील्ड कैपेसिटी होता है वो होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर that a soil can retain against the force of gravity is called field कैपेसिटी। अब क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है कि मानो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे सॉइल है, ठीक है। अब जो ये सॉइल वाटर को क्या कर रहा है, रिटेन्ड कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, ठीक है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और इसको क्या कर रहा है, नीचे जाने से रोक रहा है, ठीक है। रिटेन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगी, कहाँ जाएगा, नीचे को जाना चाहिए था, क्या कर रहा है, नीचे नहीं जाने दे रहा, इसको कहाँ कर रहा है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ तक एब्जॉर्ब कर सकता है, फील्ड कैपेसिटी तक, जितनी इसकी फील्ड की कैपेसिटी होगी उतने तक इसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद जो वाटर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेट होके जब फील्ड कैपेसिटी में पहुंच जाता है, उसके बाद जो वाटर इन्फिल्ट्रेट होके कहाँ चले जाता है, ग्राउंड वाटर टेबल में चले जाता है। तो ये है हमारा फील्ड कैपेसिटी में क्या बोला है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या बोला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट द सॉइल कैन रिटेन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ
ग्रेविटी इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, उसको क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इसके बाद आएगा हमारे पास इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होता है, ये होता है इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज अ मैक्सिमम rate at which a given soil at a given time, it is a maximum rate at which a given soil at a given time can absorb water। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है इट इज अ मैक्सिमम रेट एट विच अ गिवन सॉइल एट गिवन टाइम कैन एब्जॉर्ब वाटर। मतलब जो वाटर है, सॉरी जो सॉइल है, वो कितने मैक्सिमम रेट से पानी को ऑब्जर्व कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। माना कि जैसे कुछ ही मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि अगर मानो 2 mm पर आवर की इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, ठीक है, 2 mm पर आवर की इंटेंसिटी से बारिश हो रही है, और जो इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो कितना है, 4, मतलब इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी, 4 mm की है, ठीक है, 4 mm पर आवर की है इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। इसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, 4 mm पर आवर की। तो रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है, 2 mm पर घंटे की बारिश हो रही है, और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है, 4 mm पर आवर की। तो क्या होगा, जितना भी प्रिसिपिटेशन हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, वो सारा क्या हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। पर अगर जैसे कि जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो 4 mm पर आवर की होती, और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी होती, 2 mm पर आवर की होती, तब क्या होता, जो प्रिसिपिटेशन हुआ होता वो क्या करता, 2 mm पर आवर तो इनफिल्ट्रेट कर लेता, बाकी के 2 mm पर आवर, बाकी के 2 mm वो जो बाकी की बारिश होती वो क्या होती, वो रन ऑफ हो जाती, क्या हो जाती, हमारी रन ऑफ हो जाती, ठीक है। यही कह रहा है ये कि एक गिवन टाइम पे कितना पानी, कितनी मैक्सिमम रेट से पानी को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात है, इट इज डिनोटेड बाई FP, ठीक है, किससे, इट इज डिनोटेड बाई FP, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई FP, एंड यूनिट, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, mm पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर। ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, अगर पूछेगा कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, mm पर आवर या सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, ये याद रखना। और ये किसने डिफाइंड किया था, ये भी लिखना, इट इज डिफाइंड बाय किसने करा था, हॉल्टन ने, ठीक है। पूछ लेंगे पेपर में कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसने डिफाइन की थी, हॉल्टन ने, ठीक है, हॉल्टन ने की थी। हॉल्टन का एक कर्व भी होता है, वो हमको पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना नाम याद होना चाहिए कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसने डिफाइन की थी, वो डिफाइन की थी हॉल्टन ने, और यूनिट क्या होती है, mm पर आवर्स या सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम रेट एट विच, जो मैक्सिमम रेट होता है एट विच गिवन सॉइल एट अ गिवन टाइम कैन बी एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब इसके आगे एक चीज लिखना, जो मेन चीज है, ये लिखना, नोट ये है
एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एक्चुअल रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, जो मैं आपको अभी बता रहा था, एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन F इक्वल्स टू एफ पी, ये फर्स्ट केस है। F इक्वल्स टू एफ पी होगा। अगर F इक्वल्स टू एफ पी होगा, F क्या होता है? F होता है एक्चुअल रेट ऑफ ये क्या होता है? एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। और एफ पी क्या होता है हमारे पास? एफ पी मैंने अभी बताया था क्या होता है हमारे पास। एफ पी होता है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन के बारे में कह रहा है ये कह रहा है इसमें क्या होगा, अगर F इक्वल्स टू एफ पी है तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर होगा? एफ पी के बराबर होगा, ठीक है, एफ पी के बराबर होगा। तो अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो मैंने बताया था, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितना है 2, अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल 4 mm पर आवर की है और इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 2 mm पर आवर की है या 4 mm पर आवर की है, तो क्या होगा? जो बाकी के जो वाटर, जो ये प्रिसिपिटेशन हो रहा है, पहले तो वो भर जाएगा वहाँ तक ऊपर तक, उसके बाद क्या होगा? जो बचा हुआ पानी होगा वो क्या होगा? वो रन ऑफ होने लग जाएगा, ठीक है। क्या होने लग जाएगा? रन ऑफ होने लग जाएगा, ठीक है, रन ऑफ होने लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा? रन ऑफ हो जाएगा, ठीक है, रन ऑफ हो जाएगा। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा? जब आई इंटेंसिटी, ये क्या है? आई क्या हमारे पास? ये है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। इस कंडीशन में क्या होगा? क्या होगा? रन ऑफ टेक प्लेस, ठीक है। क्या होगा? रन ऑफ टेक प्लेस, ठीक है, रन ऑफ टेक प्लेस। क्या होगा? इस कंडीशन में रन ऑफ होने लग जाएगा, ठीक है। बचा हुआ पानी क्या होगा? हमारा रन ऑफ होने लग जाएगा, ठीक है। कब केस है ये केस है हमारा जब एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होगा वो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, किसके बराबर होगा या बड़ा होगा? ये क्या हमारा इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका एक दूसरा केस आता है, तो इसी में एक दूसरा केस है, इसमें एक दूसरा केस है जब ये F किसके बराबर हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बराबर हो जाएगा। और क्या होगा? जो I है वो लेस देन एफ पी हो जाएगा, I इज लेस देन एफ पी। तो क्या होगा? यहाँ पे नो रन ऑफ होगा, ठीक है, नो रन ऑफ। अब कैसे नो रन ऑफ कैसे होगा? मानो कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितनी है? 2 mm पर आवर की, ठीक है, और एफ पी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है? 4 mm पर आवर की। तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मानो हमको प्यास लगी, ठीक है, हमको चाहिए 300 ml वाटर, 300 ml वाटर चाहिए हमको, ठीक है, 300 ml वाटर चाहिए। और हमको कितना मिला? 100 ml वाटर मिला पीने को। तो हम तो ये पी जाएंगे, बाकी कितना बचेगा हमारे इसमें? 200 ml वाटर की, पानी की प्यास तो हमें अभी भी रहेगी ना, अभी भी रहेगी। और उसी कंडीशन में अगर 300 ml वाटर हमको चाहिए और 400 मिल गया हमको, तो क्या होगा? 100 mm वाटर की क्या होगी? वो बच जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? बच जाएगा, ठीक है, हम उसको फेंक देंगे, ठीक है, हम उसको फेंक देंगे। तो ठीक है, यही कंडीशन है। इसमें क्या हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितनी? 2 mm पर आवर के हिसाब से बारिश हो रही है, और जो उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, सोखने की क्षमता है, वो कितनी? 4 mm पर आवर की। तो क्या होगा? कोई पानी बचेगा वहाँ पे? पानी बचेगा ही नहीं। पानी जब नहीं बचेगा तो क्या होगा? नो रन ऑफ होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है? जब F इक्वल्स टू आई, एफ क्या है हमारे पास? एक्चुअल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, आई क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, आई क्या हमारा? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। एफ पी हमारे पास क्या है? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसने दिया हमको? हॉटन्स ने दिया, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी हमारी? mm पर आवर और सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद
इसके बाद आता है हमारे पास जो याद करने वाली चीज़ है, एक आता है हमारे पास कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा देता हूँ। ये है हमारे पास कम्युलेटिव, ये हमारे पास है कम्युलेटिव रेनफॉल सॉरी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इसमें क्या बोला है, इट इज एज्यूम्ड सॉरी इट इज accumulation of infiltration volume over a time period since start of the process। क्या बोला गया इसमें, इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वॉल्यूम। ये क्या है, एक्यूमुलेशन है इन्फिल्ट्रेशन वॉल्यूम का ओवर अ टाइम पीरियड। कब से, जब से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, मतलब जब से बारिश स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब इसको लिखना, इट इज़ डिनोटेड बाई बड़ा एफ पी। ठीक है, उसमें स्मॉल एफ पी था, इसमें बड़ा एफ पी है। एंड इट्स यूनिट कितनी होगी, mm होगी या सेंटीमीटर होगी, ये याद रखना। ठीक है, mm होगी या सेंटीमीटर होगी, किसकी, कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की। क्या होगी, mm या सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये याद नहीं रखना ज़्यादा। ठीक है, खाली लिखाने के लिए लिखा रहा हूँ, आना है नहीं इसमें से कुछ। इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t एफ पी इंटू डी टी। ठीक है, एफ पी इंटू डी टी, ये क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ पी क्या, कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t एफ पी इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारे पास ये है। ठीक है, ये कुछ याद नहीं करना ज़्यादा, इसको छोड़ो। अब जो मेन है वो ये है, इन्फिल्ट्रेशन मेजर्ड बाय, किससे मेजर्ड करते हैं हम। ठीक है, इज मेजर्ड बाय। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इज मेजर्ड बाय, सबसे पहला, और एक दूसरा। ठीक है, एक होता है हमारे पास इन्फिल्ट्रोमीटर, ये एग्जाम में आएगा, इन्फिल्ट्रोमीटर। और दूसरा होता है हमारे पास रेन सिम्युलेटर। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन किससे मेज़र करते हैं, इन्फिल्ट्रोमीटर से ही मेज़र करते हैं या रेन सिम्युलेटर से करते हैं। ठीक है, जो रेन इन्फिल्ट्रोमीटर होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है। ठीक है, एक सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर होता है और एक होता है हमारे पास डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, ये याद रखना। ठीक है, क्या क्या होता है, एक सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर होता है और एक डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, रेन सिम्युलेटर हो गया। अब क्या होता है कि कभी हमसे इसका डायामीटर भी पूछ सकते हैं, सिंगल का डाया कितना होता है, डबल का डाया हमारे पास कितना होता है। ठीक है, सिंगल का डाया कितना होता है, डबल का डाया कितना होता है। तो अब यहाँ लिखना, ठीक है, यहाँ लिखना सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। ठीक है, सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे इसको हम डालते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे डालते हैं। ये क्या होगा, यहाँ तक कुछ वाटर लेवल होगा। ठीक है, ये बाहर नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा, इसके अंदर पानी डालते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, वाटर लेवल हो गया। ठीक है, वाटर लेवल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर लेवल हो गया।
अब क्या बोलूँ, इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका डायमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और 50 सेंटीमीटर ग्राउंड से नीचे होता है, 10 सेंटीमीटर वाटर लेवल से नीचे होता है, ग्राउंड लेवल। ऊपर कितना होता है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 70 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। माने आपने कभी एक पाइप देखी होगी, प्लास्टिक की पाइप देखी होगी, सीवर वाली, इतनी मोटी वाली पाइप, उसको क्या करेंगे, वैसी पाइप होती है, उसको ये ग्राउंड के अंदर उसको हम ढाल देंगे, ठीक है, उसको ग्राउंड के अंदर ढाल देंगे। अब उसको ग्राउंड के अंदर डाल दिया, यहाँ से हम इसमें वाटर भर देंगे, ठीक है, वाटर भर देंगे। फिर हम स्टॉप वॉच की मदद से, किसकी मदद से, स्टॉप वॉच होता है ना, स्टॉप वॉच मोबाइल में, स्टॉप वॉच की मदद से देखेंगे कि अब इसके अंदर हमने पानी भर दिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, अंदर की तरफ इसमें निशान लगा देंगे हम कुछ ऐसे करके उस पाइप में, ठीक है, उस पाइप में निशान लगा देंगे और वाटर डाल देंगे। तो क्या होगा, इसके अंदर पानी भर दिया हमने कुछ इस लेवल तक, ठीक है। अब इसमें पानी डाल दिया, फिर हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम ये नीचे ग्राउंड लेवल, ये नीचे, ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, यहाँ तक हमने वाटर भर दिया। क्या होगा, पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब होने चल जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। पानी एब्जॉर्ब होने लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से पानी नीचे की तरफ जाएगा, और हम स्टॉप वॉच की मदद से देखेंगे कि कितने सेकंड में कितना पानी, कितना mm पानी इन्फिल्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये देखेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, सिंगल रिंग इन्फ्लेक्ट्रोमीटर, क्योंकि इसमें एक सिंगल रिंग वाली पाइप होती है, ठीक है, इसमें डाल दिया। ये हमको सही डिटेल नहीं दे पाता, क्यों, क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेट होगा वो इस तरीके से होगा, इसमें इधर जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी नीचे आ जाएगा, कुछ पानी नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हम सही से इसमें कर नहीं पाते, डाटा नहीं मिल पाता। तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम डबल वाले का यूज़ करते हैं, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर, ठीक है, क्या है, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। अब क्या बोला, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में क्या बोला है, कैसा होगा, एक ऐसा, एक रिंग यहाँ पे होगा, एक रिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, ग्राउंड लेवल हो गया, इस लेवल पे हमने कुछ वाटर लेवल होगा, ठीक है, कुछ वाटर लेवल होगा, ग्राउंड लेवल होगा। अब इसके बारे में देखना है, इसकी जो डायमीटर है 60 सेंटीमीटर की है, डायमीटर कितनी है, 60 सेंटीमीटर की, बाहर वाले की। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास आउटर रिंग, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इनर रिंग। क्या है, एक आउटर रिंग है और एक इनर रिंग है, ठीक है, एक आउटर रिंग है, एक इनर रिंग है, ठीक है। इसकी इनर रिंग की अभी बताई थी मैंने कितनी की, 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, कितनी की, 30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक इसको हमने डाला होगा, इसको हमने डाला होगा 15 सेंटीमीटर तक। वाटर लेवल से ग्राउंड लेवल की दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया ये, 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, और डायमीटर बड़े वाले की 60 होगी और छोटे वाले की 30 होगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर का ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पानी डालेंगे, बड़े वाले में पानी डालेंगे। तो बड़े वाले में पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये वाटर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम बीच वाले में पानी डाल देंगे। फिर तो बीच वाला पानी क्या होगा, सीधा जाएगा, सीधा इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर ये सीधा इन्फिल्ट्रेट होगा तो ये हमको क्या करेगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, किस इन्फिल्ट्रेशन किस रेट से हो रही है, ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, F सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं, डायमीटर से याद रखना, हाइट याद रखना, ठीक है। क्या होगा, अब इसमें क्या करना, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में लिखना, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में लिखना, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में लिखना, ठीक है, डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर में लिखना, इंस्टॉल
इंस्टॉल 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग डाले हमने उसके अंदर, ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर किसकी थी? इनर रिंग की। 60 सेंटीमीटर किसकी थी? हमारी आउटर रिंग की, ठीक है, इनर रिंग और आउटर रिंग की, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिस्पेक्टिवली एंड डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, डेप्थ ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आप क्या इसके आगे लिखेंगे फिर? वाटर फ्रॉम आउटर रिंग will be jacket layer of water, jacket layer for water from inner ring. Water from outer ring will be jacket layer of the water from the inner ring। मतलब कैसे कि अगर हम, ये आउटर है, ये इनर है, अगर पहले यहाँ पानी भर दें तो इसको ये क्या करेगा? होल्ड कर देगा और ये सीधा क्या होगा? इन्फिल्ट्रेट होने लग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? जैकेट लेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द इनर रिंग। सो इन्फिल्ट्रेशन इज मेजर्ड थ्रू, बताया था ना किसके थ्रू मेजर करते हैं? इनर रिंग के थ्रू, ठीक है। सो इन्फिल्ट्रेशन इज मेजर्ड थ्रू द इनर रिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा डबल इन्फिल्ट्रोमीटर के बारे में। एक नाम याद रखना, रेनफॉल सिम्युलेटर के बारे में, ठीक है। इतना ही याद रखना हमने इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसके बाद आता हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इन्फिल्ट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं? सिर्फ नाम याद रखना। एक होता है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर क्या होगा कि अगर इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप जो होता है, अगर इम्पैक्ट ऑफ जो रेन ड्रॉप है, इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप अगर बड़ा है, ज़्यादा है, इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप ज़्यादा है, ठीक है, ये रेन ड्रॉप है, इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप ज़्यादा है, तो क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप ज़्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हमारा क्या है? सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? मानो अगर ड्राई सॉइल होगी या वेट सॉइल होगी, ड्राई सॉइल क्या करेगा? ड्राई सॉइल इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा करेगा और वेट सॉइल क्या करेगा? इन्फिल्ट्रेशन कम करेगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कम करेगा। ये हमारे पास सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बस याद होना चाहिए। तीसरा हमारे पास सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? अगर हमने वेजिटेशन कवर किए हैं, ठीक है, तो अगर वेजिटेशन कवर ज़्यादा है तो इन्फिल्ट्रेशन भी क्या होगा? इन्फिल्ट्रेशन भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा
अब आप बोलोगे ये ऐसा क्यों होगा कि वेजिटेशन कवर के कारण इन्फिल्ट्रेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर वेजिटेशन कवर्स होंगे, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ बोई हुई है हमने, कुछ भी चीज़ लगाई हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, जो रेनफॉल का जो रेनफॉल हो गए उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ग्राउंड पे नहीं लगेगा ना, डायरेक्ट सॉइल पे नहीं लगेगा, वो किस पे लगेगा, वेजिटेशन कवर पे करेगा। तो वो क्या करेगा, इम्पैक्ट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर इम्पैक्ट रिड्यूस हो गया, मैंने इसमें बताया था ना, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा रेनफॉल का, रेन ड्रॉप का, तो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। अगर इसने इम्पैक्ट को क्या कर दिया, रेनफॉल इम्पैक्ट को इस वेजिटेशन कवर ने रिड्यूस कर दिया, तो इन्फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक ये कंडीशन होगी सरफेस वाली। फिर ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन है, फिर उसके कंडीशन है, एक होता है हमारे पास टेम्परेचर का, ठीक है, टेम्परेचर का हो गया, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास एक पांचवा हो गया कॉम्पैक्शन। ये सिर्फ याद रखना, इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं। कॉम्पैक्शन ड्यू टू मैन एंड एनिमल्स, मैन एंड एनिमल्स, ठीक है। फिर जो छठा पॉइंट है वो है वॉशिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, वॉशिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये सारे 6 पॉइंट है जो इफेक्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन को, ठीक है। अब हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया हमने इन्फिल्ट्रोमीटर। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं हम कुछ किसके, इन्फिल्ट्रोमीटर के, ठीक है, ठीक है। अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर्स, ठीक है, इन्फिल्ट्रोमीटर्स। अब पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स, जो इम्पैक्ट होता है रेन ड्रॉप का वो हम कंसीडर नहीं करते इसमें, ठीक है, नॉट कंसीडर्ड। किसकी बात कर रहे हैं हम, इन्फिल्ट्रोमीटर कौन कौन से होते हैं, एक सिंगल रिंग होता है और एक डबल रिंग होता है, ठीक है, डबल रिंग होता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप नॉट कंसीडर, ठीक है। हम इम्पैक्ट क्या करते हैं, कंसीडर ही नहीं करते हम, किसका, रेनफॉल का इम्पैक्ट। फिर होता है व्हेन द इन्फिल्ट्रोमीटर is driven into the ground, the soil characteristics gets disturbed, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर, that is larger size इन्फिल्ट्रोमीटर leads for lesser rate of इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन। अब क्या बोला इसने कि इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप क्या करते हैं, हम कंसीडर ही नहीं करते। अब क्या बोला इसने दूसरे पॉइंट में, व्हेन द इन्फिल्ट्रोमीटर इज ड्रिवन इनटू द सॉइल। मानो ये हमारा सॉइल है और हमने इसमें इन्फिल्ट्रोमीटर डाला, तो क्या करेगा, इस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। इधर जितना भी सॉइल होगा इसके यहाँ पे नीचे ऊपर सबको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। तो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। ये डिसएडवांटेज है। डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इन्फिल्ट्रोमीटर, ठीक है। अगर इन्फिल्ट्रोमीटर की साइज ज़्यादा बड़ी होगी तो क्या होगा, लेसर रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबा होगा
या कुछ ज़्यादा मोटा होगा तो क्या करेगा वो, इन्फिल्ट्रेशन के रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। ठीक है, अब एक बार रेनफॉल सिम्युलेटर के बारे में जान लो। क्या होगा अगर हम रेनफॉल सिम्युलेटर के बारे में देखें। रेनफॉल सिम्युलेटर, पहली बात इसको याद रखना कि जहाँ हैवी विंड होगी वहाँ इसको यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ हैवी विंड होगी वहाँ हम रेनफॉल सिम्युलेटर को नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, हैवी विंड, जहाँ भी हैवी विंड होगी वहाँ हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें क्या होता है, रेनफॉल सिम्युलेटर में क्या होता है, हम लोअर वैल्यू ऑफ फ्लडिंग टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर, इसमें लिखना कि जो रेनफॉल सिम्युलेटर होता है वो हमको ये लिखना, रेनफॉल सिम्युलेटर टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर गिव्स लोअर वैल्यू देन फ्लडिंग टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर को हम फ्लडिंग टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम पाइप में पानी डाल देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो रेनफॉल सिम्युलेटर टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर होता है वो क्या करता है, हमको लोअर वैल्यू देता है। किससे, फ्लडिंग टाइप इन्फ्लेक्ट्रोमीटर के हिसाब से लोअर वैल्यू भी हमको दे देता है। ठीक है, यही है, इतना ही। रेनफॉल सिम्युलेटर के बारे में ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमसे इतना पूछेगा कि इन्फिल्ट्रेशन मेजर करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। इन्फिल्ट्रेशन को ये याद रखना है बस हमको, इन्फिल्ट्रेशन मेजर करने का जो होता है वो कौन कौन सा होता है। एक होता है हमारे पास इन्फ्लेक्ट्रोमीटर, दूसरा क्या होता है हमारे पास, रेनफॉल सिम्युलेटर। और इन्फ्लेक्ट्रोमीटर में दो होते हैं, एक सिंगल रिंग होता है और एक डबल रिंग होता है। इनकी डाया याद रख लेना, लेंथ याद रख लेना, बस बाकी कुछ नहीं याद है। इसके बाद आता है इसमें हॉर्टन्स कर्व। ठीक है, समझना कुछ नहीं है इसमें, ये गेट का चैप्टर है। वैसे सिर्फ हॉर्टन इक्वेशन को याद रखना, जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है। हॉर्टन्स ने एक ग्राफ दिया था हमको। ठीक है, सिर्फ इसमें याद रखना, हॉर्टन्स कर्व में एक चीज़ याद रखना। ठीक है, इसने हमको क्या दिया था, इसने हमको एक कर्व दिया था, किस के बीच में, इन्फिल्ट्रेशन रेट के बीच में और टाइम के बीच में। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन रेट के बीच में और टाइम के बीच में हमको एक कर्व दिया था इसने। तो हॉर्टन्स कर्व में सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना कि एफ पी इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ ओ माइनस एफ सी ई की पावर के एन टी, ये याद रखना। ठीक है, ये है मेन। ठीक है, अब जो एफ पी है वो क्या है हमारे पास, सिर्फ याद रखना वो क्या है हमारे पास, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। जो एफ सी है वो हमारे पास है अल्टीमेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जब आप गेट के लिए पढ़ाई करोगे तब काम आएगा आपका। एफ ओ जो एफ ओ है वो है हमारे पास इनिशियल इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, और जो के एन है हमारे पास, ये के एन, एक्सपोनेंशियल के एन जो है हमारे पास है, वो है हमारे पास हॉर्टन्स डिके कोएफिशिएंट है हमारे पास। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये याद रखना हॉर्टन्स कर्व में, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना। अब जो मेन है वो आता है
अब जो मेन है वो है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस, इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखेंगे द डिफाइंड एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स। the average infiltration rate is known as infiltration indices, ठीक है। इंडिसेस क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके, टाइप्स याद रखना। पहला होता है हमारे पास फाई इंडेक्स एंड दूसरा होता है हमारे पास डब्लू इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको समझते हैं न्यूमेरिकल के साथ। सबसे पहले लिखना फाई इंडेक्स, ठीक है। फाई इंडेक्स का पहला पॉइंट कि क्या लिखा हुआ है इसने, इट इज द एवरेज रेनफॉल अबाउ ये लिखना आप थोड़ा सा कि it is the average rainfall above which the rainfall volume is equal to the runoff volume, ठीक है। क्या बोला इसने, द एवरेज रेनफॉल अबव, इट इज द एवरेज रेनफॉल अबव विच द रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। सेकंड है इट इज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। इट इज द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। सी है रेनफॉल एक्सेस इज डिफाइंड एज द effective rainfall which contribute to runoff, ठीक है। इतना समझ लेते हैं पहले, उसके आगे बताता हूँ क्या बोल रहा है वो। इट इज एवरेज रेनफॉल अबव एट विच रेनफॉल वॉल्यूम इज इक्वल टू द रन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। ये समझ गए। उसके बाद बोला इसने द इट इज एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, क्या बता रहा है कि फाई इंडेक्स क्या है, एक एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट है कब, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जब बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक है। रेनफॉल एक्सेस मतलब बारिश ज़्यादा हो रही है। और जो रेनफॉल एक्सेस इज डिफाइंड एज इफेक्टिव रेनफॉल विच इज कंट्रीब्यूट टू रनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल क्या होती है, ज़्यादा रेनफॉल होगी तो इन्फिल्ट्रेशन जितना होना उतना होगा, और ज़्यादा रेनफॉल कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी, हमारी रन ऑफ में, ठीक है, हमारी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद है कि द ड्यूरेशन विच कंट्रीब्यूट द रन ऑफ, डी पॉइंट है द ड्यूरेशन विच कंट्रीब्यूट्स the runoff
which contribute the runoff. Rainfall axis is known as time period of it is a time period of rainfall axis. क्या बोल रहे थे? ड्यूरेशन एट विच कंट्रीब्यूट ऑफ द रन ऑफ, मतलब कि बारिश ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है, पानी बह रहा है, ठीक है, या पानी बह रहा है, पानी कब तक बहेगा? जब तक बारिश होती रहेगी, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती रहेगी, तब तक क्या होगा, ये रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो उसी चीज़ को क्या कहते हैं हम? टाइम पीरियड ऑफ द रेनफॉल एक्सेस, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम तक रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, एक्सेस हो रही है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेनफॉल एक्सेस के बारे में, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल। मेन पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि फाई इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड with the help of हाइटोग्राफ। फाई इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? हाइटोग्राफ से, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? हाइटोग्राफ से, ठीक है, हाइटोग्राफ से। मैंने आपको बताया था कि हाइटोग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, इसको क्या करता है? हाइटोग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये देखना, हाइटोग्राफ से कैसे कि, ठीक है, हाइटोग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखो कि मानो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये टाइम है हमारे पास आवर्स में, ये हमारे पास क्या है? इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये ऊपर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और टाइम। हाइटोग्राफ किस किस उसमें शो करते हैं? बार चार्ट में, बताया था मैंने आपको, बार चार्ट के फॉर्म में हम इसको शो करते हैं, ठीक है, बार चार्ट को उसमें हम शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं ऐसी, ठीक है, बार चार्ट है हमारे पास। अब क्या बोल रहा है ये? मानो इस पॉइंट पे ये हमारा फाई इंडेक्स है, तो फाई इंडेक्स से जितना भी नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये क्या हमारा लॉसेस, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या हमारे पास? रन ऑफ। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इस फाई इंडेक्स से ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, या जो फाई इंडेक्स पे लग रही होगी उस वैल्यू को लेंगे, जो इससे नीचे होगी उस वैल्यू को नहीं लेंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन करेंगे तब बता दूंगा। ये एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया, ये एरिया 3 हो गया, ये एरिया 4, ये एरिया 5, ये एरिया 6, ये टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 5, टाइम 6, ठीक है। ये जो क्वेश्चन करेंगे तब सॉल्व करवाऊंगा, समझा दूंगा अच्छे से। तो ये हो गया, इसके बारे में बता दिया। फाई इंडेक्स के नीचे वाले लॉसेस हो गए, ऊपर वाला रन ऑफ हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी इस लाइन से ऊपर वाली वैल्यू होंगी या इसके बराबर होगी उसको लेंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे नीचे जो भी वैल्यू आएगी, मानो अगर ये 3 है और ये 2 हो गया, तो ये इसको नहीं लेंगे हम, इससे ऊपर वाली 3 को लेंगे या 3 से ऊपर वाली वैल्यू को लेंगे, ठीक है, यही बोला हुआ इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास, ठीक है। अब मानो इसी चीज़ को ले लेते हैं हम, ठीक है, इसी को ले लेते हैं हम, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं। अब देखो, अगर फाई इंडेक्स की बात करें, हम फाई इंडेक्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे? A1 इससे ऊपर है, इसको लेंगे, A2 को भी लेंगे हम, A3 को नहीं लेंगे, इससे नीचे इसको नहीं लेंगे, A4 को लेंगे हम, A5 को लेंगे हम, बट A6 इससे नीचे इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम? T1 प्लस T2
T3 को ले नहीं रहे हम, क्योंकि हम A3 को नहीं ले रहे, T3 को भी नहीं लेंगे, तो T4 प्लस T5, A1 A2 A4 A5 को लेंगे, T1 T2 T4 T5 को लेंगे हम, ठीक है। ये पोर्शन है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद फाइव इंडेक्स की बता दिया मैंने आपको, ऐसा आएगा। ये सिंपल सोल्यूशन करने के लिए है, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा। इसमें कंडीशंस हैं, कंडीशन है, पहला है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव इंडेक्स, तो क्या होगा, जो इन्फिल्ट्रेशन होगा वो फाइव इंडेक्स के बराबर होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा फाइव इंडेक्स के बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन, अगर इंटेंसिटी लेस देन फाइव इंडेक्स होगा तो जो इन्फिल्ट्रेशन है वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बराबर होगा, ठीक है। ये याद रखना, जब इंटेंसिटी बड़ा होगा या बराबर होगा फाइव इंडेक्स के, तो क्या होगा, जो इन्फिल्ट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा। बट अगर जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल छोटा हो जाएगा किससे, फाइव इंडेक्स से, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल छोटा हो जाएगा फाइव इंडेक्स से, तो किसके बराबर हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस हो गए। अभी क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा समझ आएगा, अभी लिखते रहना बस। उसके बाद आता है कि जो फाइव इंडेक्स होता है, जो फाइव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग the period of rainfall axis upon duration of rainfall axis, ठीक है। ये याद रख लेना। फाइव इंडेक्स क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है उस टाइम जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसका रेशियो किसके साथ, ड्यूरेशन ऑफ, कितने टाइम तक वो ड्यूरेशन में, कितनी ड्यूरेशन तक वो रेनफॉल हो रही है, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, फाइव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। फाइव इंडेक्स को हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला बनता है, वो बनता है हमारे पास PE माइनस Q अपॉन में T, ये याद कर लेना। अगर आपको सिंपल सॉल्व करना है तो उस वाले तरीके से कर लेना, A1 V1 वाले से, A1 A2 A3 A4 प्लस अपॉन T1 T2 T3, वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो PE होता है, जो इसमें PE होता है वो होता है हमारे पास प्रिसिपिटेशन ड्यूरिंग रन ऑफ, या रेनफॉल एक्सेस बोल लो, ठीक है। प्रिसिपिटेशन Q हमारे पास क्या हो गया, कितना रन ऑफ हो रहा है, और T क्या होता है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, ठीक है। ये बात है, PE माइनस Q अपॉन T, PE माइनस Q अपॉन T, ठीक है, ये याद रखना। अब ये हो गया। इसके बाद नोट पॉइंट में लिखना, अभी इसके क्वेश्चन भी करेंगे एक, मैं बताऊंगा। नोट पॉइंट में लिखना कि इन फाइव इंडेक्स इनिशियल losses are also considered as infiltration लॉस। क्या कहा गया इसने कि फाइव इंडेक्स में जो इनिशियल लॉसेस होते हैं उसको भी हम कंसीडर करते हैं किसमें, इन्फिल्ट्रेशन लॉस में, ठीक है। फिर एक नोट लिखना, इसमें लिखा हुआ है इन एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड, इन एस्टिमेशन ऑफ maximum flood
इन एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड फॉर डिज़ाइन पर्पस design purposes in absence of any other data, phi index value of 0.10 centimeter per hour is assumed। क्या कहा गया इसमें कि इन एस्टिमेशन ऑफ, जब हम मैक्सिमम फ्लड का एस्टिमेशन करेंगे कब, डिज़ाइन पर्पस से, अगर वहाँ पे कुछ भी डाटा हमारा एब्सेंस होगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फाई इंडेक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0.10 सेंटीमीटर पर आवर इज एज्यूम्ड। ठीक है, ये याद रखना, पेपर में आ सकता है। ठीक है, कि फाई इंडेक्स में जो इनिशियल लॉसेस होता है वो इज कंसिडर्ड एज इन्फिल्ट्रेशन लॉस। ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि जब हम एस्टिमेशन करते हैं मैक्सिमम फ्लड का डिज़ाइन पर्पस से और वहाँ पे कुछ भी डाटा मिस हो तो हम फाई इंडेक्स की वैल्यू कितनी लेते हैं, 0.10 सेंटीमीटर पर आवर। कितना लेते हैं, 0.10 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाई इंडेक्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में। डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में क्या होता है, अगर मानो हमने ये बार चार्ट बनाया, ये बार चार्ट बनाया हमने, तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई भी लाइन हो, फाई इंडेक्स हो हमारे पास, तो क्या करेंगे हम डब्ल्यू इंडेक्स में, हम यहाँ पे अगर इससे जो वैल्यू नीचे भी होगी उसको भी कंसीडर करेंगे। मतलब कि हम डब्ल्यू इंडेक्स कैसे लेंगे, हम डब्ल्यू इंडेक्स को लेंगे A1, A2, A3, A4, मानो A5 इससे नीचे ही A5, तो हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 सबको कंसीडर करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, T1, T2, T3, T4, T5 सबको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम सबको कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, इसीलिए ये बोला गया। ठीक है, ठीक है, फाइन डब्ल्यू इंडेक्स के बारे में अब लिखते हैं थोड़ा सा। डब्ल्यू इंडेक्स ये क्या होता है, डब्ल्यू इंडेक्स क्या है हमारे पास, डब्ल्यू इंडेक्स है इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ फाई इंडेक्स। रिफाइंड वर्जन किसका है, फाई इंडेक्स का। ठीक है, डब्ल्यू इंडेक्स मैंने आपको बताया अभी, अगर हम जो ग्राफ बताया था मैंने आपको उसके हिसाब से देखें तो A1 प्लस A2 जो पहले बनाया था मैंने, A3 प्लस A4 जो फाई इंडेक्स में बनाया था उस ग्राफ के ऊपर बता रहा हूँ मैं, A5 प्लस A6, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6। ठीक है, ये लिख लेना। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इट इज इफ द average infiltration rate over the whole storm period, तो डब्ल्यू इंडेक्स को क्या लेंगे हम, डब्ल्यू इंडेक्स इक्वल्स टू P माइनस Q माइनस डेल्टा L अपॉन TR। ठीक है, P माइनस, क्या कहा गया इसमें कि इफ द एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट, हम एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट देख रहे हैं कब, पूरे स्टॉर्म पीरियड में, तो डब्ल्यू इंडेक्स क्या होगा, P माइनस Q माइनस डेल्टा L अपॉन TR। ठीक है, बताता हूँ कि ये क्या होता है। जो P होता है वो होता है टोटल स्टॉर्म प्रिसिपिटेशन। ठीक है, P क्या होता है हमारे पास, टोटल स्टॉर्म प्रिसिपिटेशन। ठीक है, Q क्या होता है हमारे पास, Q होता है हमारे पास रन ऑफ, Q होता है हमारे पास रन ऑफ। ठीक है, डेल्टा L हमारे पास हो गया
इनिशियल लॉस, सॉरी डेल्टा एल हमारे पास हो गया इनिशियल लॉसेस, और टी आर हमारे पास हो गया ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म, ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ये होता है हमारे पास P माइनस क्यू माइनस डेल्टा एल अपॉन टी आर, और P क्या होता है हमारे पास टोटल स्टॉर्म P क्या होता है हमारे पास टोटल स्टॉर्म प्रेसिपिटेशन, Q रन ऑफ हो गया, डेल्टा एल इनिशियल लॉस, जो इनिशियल लॉस हो गए होंगे उसमें, और टी आर क्या होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद लिखना जो मेन पॉइंट है जो पेपर में पूछा जाएगा, पहला पॉइंट आप लिखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है इफ लॉसेस आर नॉट कंसीडर्ड, अगर हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, ठीक है, अगर हम लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड, ठीक है, या सॉरी अगर नॉट कंसीडर्ड, या इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, अगर हम क्वेश्चन के तरीके से लिखें कि इफ़ लॉसेस आर, अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया पेपर में और उसमें क्या करा, हमको लॉसेस ही नहीं दे रखा, तब हम क्या करेंगे, इफ़ लॉसेस आर नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन देन डेल्टा एल, मतलब इनिशियल लॉस जो है वो क्या ले लेंगे, इनिशियल लॉस क्या ले लेंगे हम, जीरो ले लेंगे। ठीक है, इनिशियल लॉस विल बी जीरो। ठीक है, ये हो गया हम पर डेल्टा एल, इनिशियल लॉस विल बी जीरो। ठीक है, सेकंड, अगर ये बोला गया ना कि अगर क्वेश्चन जैसे हमको कोई भी क्वेश्चन दे दिया और उसमें लॉसेस नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एल को जीरो मान के चलेंगे वहाँ पर। ठीक है, मेन पॉइंट सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, जो फाई इंडेक्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है या इक्वल टू होता है किसके, डब्ल्यू इंडेक्स के, डब्ल्यू इंडेक्स के। ठीक है, अगर कभी भी पेपर्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले फाई इंडेक्स निकाल लेना उसका। जैसे फाई इंडेक्स क्वेश्चन में जैसे ये लगना, ए में लिखा होगा 2 सेंटीमीटर, बी में होगा 3 सेंटीमीटर, सी में होगा 4 सेंटीमीटर, डी में होगा 5 सेंटीमीटर। अगर आपका आपने डब्ल्यू इंडेक्स निकाला, आपका डब्ल्यू इंडेक्स 4 सेंटीमीटर पर आवर आ गया, तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर पर आवर। क्योंकि फाई इंडेक्स क्या होता है, या तो बराबर होता है या तो ज़्यादा होता है, पर ज़्यादातर क्या होता है, बड़ा ही आता है, किससे, फाई इंडेक्स से हमेशा बड़ा ही आता है। क्या आता है, डब्ल्यू इंडेक्स, सॉरी फाई इंडेक्स ज़्यादा बड़ा आता है किससे, डब्ल्यू इंडेक्स से। ठीक है, फाई इंडेक्स बड़ा होता है डब्ल्यू इंडेक्स से, ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स या इक्वल टू द डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द डब्ल्यू इंडेक्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स ऑब्टेन्ड अंडर, मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स ऑब्टेन्ड अंडर वेरी वेट सॉइल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या गया, जो मिनिमम वैल्यू होती है डब्ल्यू इंडेक्स की, मिनिमम वैल्यू कब ऑब्टेन्ड होगी, जब सॉइल का होगी वेरी वेट सॉइल कंडीशन, बहुत वेरी वेट सॉइल होगी, मतलब बहुत गीली सॉइल होगी, वहां क्या होगा, डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक है, और जो मेन पॉइंट मैंने बोला था कि हम फाई इंडेक्स में लॉसेस को कंसीडर करते हैं, बट हम डब्ल्यू इंडेक्स में क्या करते हैं, हम डब्ल्यू इंडेक्स में losses are not considered in case of W index, in cases of W index। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद। ठीक है, losses are not considered in case of W index। फाई इंडेक्स में क्या करते हैं, हम लॉसेस को लेते हैं। ठीक है, हम लॉसेस को, ठीक है,
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं आप, ये NWDA जेई में आया था 2019 के वाले पेपर में। ठीक है, इसका छोटा वर्जन आया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारे पास इसके बाद हमारा खत्म है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया हमारा इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम करेंगे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द रेनफॉल ऑन 5 successive day in a catchment will measured as 3, 8, 12, 6, 2 centimeter. If the total runoff at the outlet from the catchment was 15 centimeter, find the phi index mm/hour। ठीक है, ये वाला पूछा गया था हमसे। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेन चीज़ याद रखना कि या एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन में बोला गया कि एक रेनफॉल हो रही है 5 सक्सेसिव डेज में। ठीक है, किसी जगह पे कितनी, 3, 8, 12, 6 और 2 सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, मतलब आज 3 हुआ, कल 8 हुआ, परसों 12 हुआ, उसके बाद 6 हुआ, उसके 2 सेंटीमीटर की हुई। इफ द टोटल रन ऑफ आउटलेट फ्रॉम द कैचमेंट वाज 15 सेंटीमीटर, मतलब जो कैचमेंट एरिया वहाँ से जो आउटलेट हुआ, रन ऑफ हुआ, वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड द फाई इंडेक्स, तो फाई इंडेक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे जब हम इसका, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि जो फाई इंडेक्स है वो किसके बराबर है, वो W इंडेक्स के बराबर है। मैंने बताया था ना, फाई इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू W इंडेक्स। इस कारण से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे कि फाई इंडेक्स किसके बराबर है, फाई इंडेक्स हमारा W इंडेक्स के बराबर है। W इंडेक्स मैंने बताया था क्या होता है। ठीक है, क्या होगा, A1 + A2 + A3 सारे को हम प्लस करेंगे। ठीक है, हम प्लस करेंगे 3 + 8 + 12 + 6 + 2। ठीक है, अब हम उसमें क्या करते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, P - Q - डेल्टा L/T, ये बताया था ना आपको मैंने, P - Q - डेल्टा L/TR, ये W इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसमें हमने लिख लिया। ठीक है, ये सब कुछ लिख लिया हमने। ठीक है, डेल्टा L/Q, डेल्टा L तो हमको इसमें लेना नहीं है। ठीक है, W इंडेक्स है। ठीक है, 3, ये क्या हो रही है हमारे पास, P है ये हमारे पास। ठीक है, प्रेसिपिटेशन है 3, 8, 12, 6, 5 दिन तक लगातार बारिश हुई, 3, 8, 12, 6, 2 के हिसाब से। ठीक है, फिर उसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से हम रन ऑफ को माइनस करेंगे। मैंने बोला था ना, P - Q - डेल्टा L को हम लेंगे नहीं, 0 मान के चलेंगे। यहाँ पे क्या, TR, P - Q, Q कितना हमारे पास, 15 का है, 15 सेंटीमीटर का। टाइम कितने का लेंगे, कितने दिन तक हो रही है बारिश, 5 दिन तक बारिश हो रही है, तो W इंडेक्स कितना आएगा, तो देख लो आप कल, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 23, 24, 25, 31, 31 आ गया, माइनस ये 15/5, कितना आ गया पे, 16/5, 16/5 आ गया। किस में आए, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5 या 15, सॉरी 3.2 आएगा। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर पर डे, क्योंकि ये किस में था, सेंटीमीटर में। ठीक है,
3.2 सेंटीमीटर पर डे में आ गया। अगर अब इसको, पर हमको क्या पूछा, mm पर आवर में, ठीक है, हमको क्या पूछा गया, mm पर आवर में निकालना है। हमको क्या निकालना है, फाई इंडेक्स किस में निकालना है, mm पर आवर में निकालना है। तो हमको इसको mm पर आवर में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कितना गया, 3.2 सेंटीमीटर पर डे है। अगर हम इसको mm में चेंज करेंगे, mm पर आवर में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे हम इसको, 16/5 इंटू 10/24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.333 mm पर डे। ठीक है, क्या आएगा हमारा, 1.333 mm पर डे। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। तो हमने क्या किया, बताता हूँ, यहाँ से आगे लिखना, ये आएगा 1.333 mm पर आवर। ठीक है, mm पर आवर आएगा। ठीक है, 16/5 इंटू 10⁻24 10/24 से हमको क्या आ जाएगा, 1.33 mm पर डे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आता ही होगा, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना, डे से आवर में चेंज करना। ठीक है, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे। ठीक है, तो 16/5 इंटू 10⁻24 से हमारी W इंडेक्स की वैल्यू आ गई हमारी। ये क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब हमारी यहाँ क्या आ गई, W इंडेक्स की वैल्यू हमने लिख लिया, कितनी आ गई, 1.333 mm पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो आगे क्या लिखना है, W इंडेक्स आ गया हमारी। अब क्या होगी, जो हमारी फाई इंडेक्स आएगी वो इससे, इस वैल्यू से ज़्यादा ही आएगी, इस वैल्यू से ज़्यादा ही आएगी अब हमारी। ठीक है, अब हमने क्या करना, फाई इंडेक्स। अब हमने एक चीज़ करना है, फाई इंडेक्स से क्या करते हैं हम, लॉसेस को हम गिनते हैं। ठीक है, फाई इंडेक्स में हम क्या करते हैं, लॉसेस को हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो W इंडेक्स आया था, इस वैल्यू को छोड़ देना, हम डे वाले में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो डे वाले में सॉल्व हो रहा है ना हमारा। तो जो हमारी W इंडेक्स आई थी वो कितनी आई थी, 16/5 आई थी, 3.2 सेंटीमीटर पर डे आई थी हमारे पास। ठीक है, और जो हमको वैल्यूज़ दी गई थी, जो हमको रेनफॉल की वैल्यूज़ दी गई थी, वो कितनी दी गई, 3, 8, 12, 6 और 2 दी गई थी। अब जो इस वैल्यू से ऊपर होगी, अब हम फाई इंडेक्स में उसी को कंसीडर करेंगे। हम किस किस को कंसीडर करेंगे, 8, 12 और 6 को कंसीडर करेंगे। 8, 12 और 6 को कंसीडर करेंगे, इन दो को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 3 और 2, क्योंकि इस वैल्यू से नीचे है। मैंने बताया था जो भी नीचे होगी उसको कंसीडर नहीं करेंगे, जो उस लाइन से ऊपर होगी उसको कंसीडर करेंगे। मानो वो लाइन वो यही है, इसकी वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर पर डे। तो इन दोनों को हम हटा देंगे, 8, 12 और 6 को ले लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे फाई इंडेक्स की कुछ कैलकुलेशन। तो फाई इंडेक्स क्या होता है, फाई इंडेक्स होता है हमारे पास इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग। ठीक है, फाई इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस अपॉन ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल एक्सेस, या पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस। ठीक है, ड्यूरेशन लिख लेना या पीरियड लिख लेना, बात एक ही है। ठीक है, अब फाई इंडेक्स में हमने क्या किया, हमने 3 और 2 को नेग्लेक्ट कर दिया इसमें से। ठीक है, बचा कितना हमारे पास, 8, 12 और 6। 8, 12 और 6 क्या करेंगे, 8 + 12 + 6। ठीक है, 8 + 12 + 6 माइनस जो है ना P - Q अपॉन TR, याद होगा ना फाई इंडेक्स का। ठीक है, 8 + 12 + 6 माइनस 15, 8 + 12 + 6 माइनस 15 अपॉन टोटल कितने थे, 5। एक माइनस किया हमने 3 वाला, एक माइनस किया हमने 2 वाला। ठीक है, 5 - 1 - 1, 5 कितनी थी टोटल, 5 सक्सेसिव डे थे। एक 3 वाला, जो एक
जिसमें एक में 3 बारिश हो रही थी उसको माइनस करा, और एक में जिसमें 2 बारिश हो रही थी उसको माइनस करा, क्योंकि जो हमारे पास W इंडेक्स था वो क्या था 3.2 सेंटीमीटर पर डे, ठीक है 3.2 सेंटीमीटर पर डे, ठीक है। उस हिसाब से हमने 2 बारिश को माइनस करा, उसका नाम का क्या था, एक का नाम 3 और एक का नाम 2 बारिश हमने माइनस करा, तो वो माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखो हमने ये किया, अब जो निकलेगा, अब हमको फाई इंडेक्स निकालेंगे। जो फाई इंडेक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 8 12 20 6 26 माइनस 15 अपॉन कितना होगा 3, ठीक है 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 आ गया। उसके बाद कितना होगा 16/3, 16/3 सॉरी 16/3 ये होगा हमारे पास 11/3, 11/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 11/3 वाला। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये जो भी आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये क्या हमारा 11/3 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से, ठीक है सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको हमको फाई इंडेक्स किस में चाहिए था, mm पर आवर में चाहिए था, हमको mm पर आवर में चाहिए था। तो क्या करेंगे, फिर से हम इसको क्या करेंगे 10/24 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा हमारे पास, mm पर आवर में आ जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास 1.527 mm पर आवर फाई इंडेक्स। और W इंडेक्स कितना आया था हमारे पास 1.3333 mm स्क्वायर। तो क्या हो गया, फाई इंडेक्स किससे बड़ा है, W इंडेक्स से बड़ा ही आया ना, इसलिए। तो ये था आज का, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 इन्फिल्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 5, उसका नाम है स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, ठीक है। उसमें से 2-4 क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, तो उसको पढ़ेंगे इसके बाद से, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हुई तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। थैंक यू।